हाय फ्रेंड्स, सो वेरी वेलकम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एफए का एक्सप्लेनेशन दिया था और हम लोग का सीए का लास्ट लेसन लेबर कॉस्ट ख़त्म हो चुका है। सो वी आर गोइंग टू मूव विथ फोर्थ लेसन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड एक्चुअली में है क्या, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डील करता है? वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से ओवरहेड डील करता है। इशूड बाय द ICWA, इंडिया स्टेट्स दैट overhead compromises of indirect material, indirect employee cost and indirect means in fact वो सारे जो भी बेसिक या जो भी है सारे indirect material से उसके कॉन्टेक्ट से ओके। ओवरहेड के सारे indirect material से कॉन्टेक्ट से overheads were also known as on cost or burden etc in the past। उसको क्या क्या बोलते हैं? ऑन कॉस्ट और बर्डन मीन्स ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप याद करो कि MCQs पार्ट में आपको पूछे जाते हैं, राइट। देन अकाउंटिंग, ये क्या हुआ? ओवरहेड अकाउंटिंग एम्स टू एब्जॉर्ब द ओवरहेड इन द प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस बाय द फर्म। जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल के जो अकाउंट्स है उसको सब मेंटेन करने के लिए ओवरहेड बनाया गया है। बिकॉज जो इनडायरेक्ट है वो हम लोग कैसे करेंगे इसके लिए। देन ओवरहेड अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग, तीन चीज़ अकाउंटिंग ओवरहेड अकाउंटिंग के अंदर आती है: कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, अलोकेशन, अपोर्शन एंड रीअपोर्शन ऑफ ओवरहेड, अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये तीन चीज़ आती है। अब कलेक्शन है क्या? Collection of overhead means the collecting of indirect items of expenses from books of account and other records in logical group having regard to the nature and the purpose। means पहले उसको collect करते कौन से indirect material है हमारे पास, चाहे वो अकाउंट्स में से, अकाउंट्स की बुक में से या कहीं से भी, जो भी हमारे फर्म में इनडायरेक्ट मटेरियल्स है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो भी है उसको पहले कलेक्ट करते। ओवरहेड्स आर कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ pre-planned grouping called cost poles, groups or heads। means overhead किस बेसिस पर कलेक्ट किया जाता है? pre-planned planning, pre-planned grouping, उसको क्या बोलते हैं? cost poles। याद रखना आप लोग। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ओवरहेड अकॉर्डिंग टू। अभी हम लोग ने पहले कलेक्टिंग के टाइम पे सब कलेक्शन कर लिया, सबको हम लोग ने मीन्स इकट्ठा कर लिया, ओके। अब उसको ग्रुप में बनाते, अब उसको ग्रुपिंग करते। ओवरहेड्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज: ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, फिक्स्ड या वेरिएबल; ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोडक्शन ओवरहेड, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओके। देन एनी आइटम्स ऑफ ओवरहेड अराइजिंग आउट ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन इन बिजनेस एक्टिविटी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ओवरहेड। इसमें क्या बोला है? जो ओवरहेड अराइज होता है आउट ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन, जो जिस सिचुएशन का हम लोग को कोई आइडिया नहीं था, एबनॉर्मल है इन बिजनेस, उसको ओवरहेड से ट्रीट नहीं किया जाता कभी कभार। दे आर चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मीन्स वो सिचुएशन डिपेंड करता है। आइटम्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज सच एज डोनेशन, लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट आर ऑल्सो नॉट टू बी ट्रीटेड एज ओवरहेड। मीन्स सच टाइप जैसे डोनेशन हो गया, लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये सब हम लोग ओवरहेड में नहीं डालते, ठीक है। देन एब्सॉर्प्शन क्या होता है? The objective of absorption costing is to include absorb in the total cost of a product an appropriate share of the organization's total overhead। एब्जॉर्प्शन मतलब उसमें से खुद से हमें समझ में एब्जॉर्ब मतलब आपको एब्जॉर्ब का मतलब मालूम है? क्या बोलूँ मैं? खुद एब्जॉर्ब करना, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, सोख लेना, जैसे बोलते हैं ना पानी सोख गया है तो एब्जॉर्ब कर लिया है, वैसे ही हम लोग ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्यों किया गया है? हाँ, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन में भी जो शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में टोटल ओवरहेड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। एन अप्रोप्रिएट शेयर इन जनरली टेकन टू मीन एन अमाउंट विच शोज द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट हैज़ गोइंग इनटू प्रोड्यूसिंग अ यूनिट, ठीक है।
एन ऑर्गेनाइजेशन विथ वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें सिर्फ वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, दैट प्रोड्यूस आइडेंटिकल यूनिट्स विल डिवाइड द टोटल ओवरहेड अमॉन्ग द टोटल यूनिट प्रोड्यूस। अब जिसमें एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें ऑफकोर्स एक ही चीज़ की प्रोडक्शन होगी, वो हो गई आइडेंटिकल यूनिट, तो उसके लिए टोटल ओवरहेड जो है वो डिवाइड हो जाएगा किसमें, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में। फिर ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, इज अ मेथड फॉर शेयरिंग ओवरहेड बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन फेयर बेसिस। सिंपल सी बात है, ये आप याद रखना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, शेयरिंग ऑफ ओवरहेड बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन फेयर बेसिस, ठीक है। द मेन रीजन फॉर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, प्राइसिंग डिसीजन एंड एस्टैब्लिशिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और द 3 स्टेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर, 3 स्टेजेस है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। पहला क्या, अलोकेशन, दूसरा है अपोर्शन एंड तीसरा है एब्जॉर्प्शन। ओके, सो अब हम देखते हैं अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अलोकेशन क्या था, अकॉर्डिंग टू CS3 अलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज असाइनिंग अ होल आइटम ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली टू अ कॉस्ट सेंटर। अलोकेशन ऑफ ओवरहेड क्या बोला, असाइनिंग अ होल आइटम, पूरा आइटम को असाइन करता है ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली टू किसमें, कॉस्ट सेंटर में। एन आइटम ऑफ एक्सपेंस which can be directly related to a cost center is to be allocated to the cost center, ठीक है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर मशीन शुड बी अलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, ठीक है, इफ द मशीन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कॉस्ट सेंटर। मतलब क्या, जो डेप्रिसिएशन है मशीन का उसको हम लोग कहाँ अलोकेट करेंगे, उसको पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में। अगर वो मशीन डायरेक्टली अटैच किससे, कॉस्ट सेंटर से अटैच है, तो हम लोग उसका जो डेप्रिसिएशन है वो अलोकेट कहाँ करेंगे, पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में। देन अपोर्शन एंड ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू CS3 apportionment of overhead is distribution overheads to more than one cost center on some equitable basis। इसमें क्या बोला है, उसको अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते ओवरहेड को टू वन देन मोर कॉस्ट सेंटर, एक कॉस्ट सेंटर में नहीं, अलग अलग कॉस्ट सेंटर में, ऑन सम इक्विटेबल बेसिस। अब इसका नीड क्या है, द कॉमन एक्सपेंस इनकर फॉर 2 or more डिपार्टमेंट्स हैव टू बी अपोर्शन ओवर ईच आइटम। अब जो एक्सपेंस निकला है किस पे, एक पे नहीं 2-3 डिपार्टमेंट्स में निकला है, तो उसको हर इसका अच्छे से हम लोग देखना पड़ेगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड, ओके। इवन द अलोकेटेड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैव टू बी अपोर्शन ओवर से ऑल द मशीन्स इन दैट डिपार्टमेंट। अगर वो 2 or more डिपार्टमेंट्स में एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, अगर वो एक पे भी होता ना तभी भी हम लोग को ये करना पड़ता। अभी जो एग्जांपल दिया है, द एक्सपेंडिचर ऑन जनरल रिपेयर, जो खर्चा होता है जनरल रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, pertaining to a डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट कैन बी अलोकेटेड टू दैट डिपार्टमेंट बट हैज़ टू बी अपोर्शन टू वेरियस मशीन। अब वो डिपार्टमेंट में चला जाएगा वो, ठीक है, वो उस पर वो एक्सपेंडिचर वो करने के लिए उधर चला जाएगा जनरल रिपेयर वगैरह करने के लिए, बट मशीन्स तो अलग अलग है ना, कॉस्ट सेंटर मीन्स अलग अलग जाएंगे इन दैट डिपार्टमेंट। सो अब क्या है, अलोकेशन वर्सेस अपोर्शनमेंट, ये क्या हो गया, द अलोकेट और अपोर्शनमेंट ऑफ एन एक्सपेंस डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंस एंड द कॉस्ट सेंटर। द अलोकेशन ऑफ अपोर्शनमेंट एक्सपेंस डिपेंड्स ऑन क्या, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंस एंड कॉस्ट सेंटर पे डिपेंड करता है वो। द टर्म आर डिफरेंट इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट। allocation deals with the whole item of cost। देखो, allocation deals with the whole item of cost which are identifiable with any one department। मतलब हम लोग को आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कि ये एक डिपार्टमेंट से है। अब इस पर भी एग्जाम्पल दिया है, डिटेल्स ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर सेपरेटली कलेक्टेड टू
किस पे कलेक्ट के रखा है, आर सेपरेटली कलेक्टेड एंड हैंस ईच डिपार्टमेंट विल बी चार्ज्ड बाय द रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ वेजेस इंडिविजुअली। मतलब अभी वो इनडायरेक्ट वेजेस हुआ हर डिपार्टमेंट का, अलग से कलेक्ट कर लिया एंड हैंस अब हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना वेजेस मांगेगा ना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अपोर्शनमेंट क्या करता है, डील्स विद प्रपोर्शन ऑफ एन आइटम ऑफ कॉस्ट। इधर बोला होल, सुनो ध्यान से, अलोकेशन में क्या बोला, होल आइटम ऑफ कॉस्ट से डील करता है, और ये पर्टिकुलर अ पोर्शन ऑफ एन आइटम ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी एग्जाम्पल दिया, द कॉस्ट ऑफ अ सर्विस डिपार्टमेंट विल बी डिवाइडेड बिटवीन दोज डिपार्टमेंट्स विच हैव यूज दोज सर्विसेज। अब वो जो सर्विस उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में जिसने यूज़ किया हुआ है उसका कॉस्ट हम लोग बस ये करेंगे, ये होल कॉस्ट करता है और ये एक पोर्शन करता है सिर्फ उसका। अलोकेशन इज डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एक्सपेंसेस to different cost centers, whereas apportionment is an indirect process because there is need to find out the portion of an expense to be borne by the different departments benefited. अभी ये अलोकेशन के डायरेक्टली हम लोग एक्सपेंसेस चार्ज कर सकते हैं, बट अपॉर्शनमेंट में हम लोग को वो पर्टिकुलर पोर्शन उसका ढूंढना पड़ता है। अब्जॉर्प्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज चार्जिंग ऑफ ओवरहेड फ्रॉम कॉस्ट सेंटर ऑफ प्रोडक्ट or services by means of absorption rate for each cost center which is calculated। इसका हम लोग को ओवर एब्जॉर्प्शन का हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है, टोटल ओवरहेड ऑफ अ कॉस्ट सेंटर डिवाइड बाय टोटल क्वांटम ऑफ बेस। क्वांटम ऑफ बेस मतलब क्या, यूनिट, जो यूनिट है ना वो, ठीक है। द बेस डिनोमिनेटर इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉस्ट सेंटर and its contribution to the product or services। इस बेसिस पे काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मशीन कितने घंटा चला, लेबर ने कितने घंटा काम किया, क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुआ, एक्सेट्रा। ओवरहेड एब्जॉर्ब, उसका फॉर्मूला क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन वेट इनटू यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ इनफैक्ट वो। जनाब हमारे पास क्या है, हमारे पास टू टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक सेकेंडरी होता है। हम लोग उसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको उसका फॉर्मेट दिखाती हूँ। ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड का फॉर्मेट है। देखो, ओवरहेड एक्सपेंसेस बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, रेंट, वेट एंड टैक्सेस एक्सेट्रा। ये कौन से बेसिस पे करते हैं हम लोग अपॉर्शनमेंट, इसका फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, प्रीक्वेश्चंस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस सुपरविजन। ये किस बेसिस पे करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स पे। कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स, हॉलीडे पे, ESI एंड प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह, ये किस बेसिस पे जाते हैं, डायरेक्ट वेजेस। हम लोग जो सम सॉल्व करेंगे ना, उसमें हम लोग कॉलम्स बनाने पड़ेंगे और ये बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट का भी एक कॉलम होगा। तो जो भी एक एक होगा ना, जैसे हम लोग को बोला है इंश्योरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक बोला है, तो उसको हम लोग को तो बाजू में लिखना पड़ेगा, स्टॉक वैल्यू पे इसका निकालेंगे ऐसा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी रिपेयर्स वगैरह, वो हम लोग कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है। इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये बस आपको एक बार गो थ्रू कर लो, इसको समझ के ले लो। इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ स्टॉक है तो स्टॉक वैल्यू से रिलेट करेगा। लाइटनिंग एक्सपेंस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, ठीक है, एरिया ऑफ मीटर यूनिट्स, उसी से रिलेट कर रहा है। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में इलेक्ट्रिक पावर क्या है, हॉर्स पावर। अभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको रीअपोर्शनमेंट भी बोलते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स शॉप, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस टूल रूम, ये कौन से बेसिस पे जाएगा, डायरेक्ट लेबर आवर या मशीन आवर, मीन्स जो उधर हम लोग को क्वेश्चन में दिया आएगा, कौन सा भी आंसर दिया आएगा, उस बेसिस पे हम लोग इसका आंसर कैलकुलेट करने वाले हैं। फिर कैंटीन एंड वेलफेयर, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, ये कौन से, नंबर ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, इस बेसिस पे जाएंगे। कंप्यूटर सेक्शन कौन से बेसिस पे जाएगा, नंबर ऑफ कार्ड परचेज, कंप्यूटर आवर्स, स्पेसिफिक अलोकेशन टू डिपार्टमेंट्स, इस बेसिस पे जाएंगे। देन पावर हाउस, इलेक्ट्रिक लाइटिंग कॉस्ट,
ये कौन से बेसिस पे जाएंगे, फ्लो एरिया, क्यूबिक कंटेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स वेटेज, इस बेसिस पे जाएंगे। देन हॉर्स पावर, इलेक्ट्रिक पावर कॉस्ट, ये हॉर्स पावर, kWh, ये सब पे बेसिस पे जाएंगे। देन स्टोर्स डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स, वेट और वैल्यू ऑफ मनी इशूड, इस बेसिस पे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्रेन आवर्स वगैरह पे जाएंगे। फायर प्रोटेक्शन, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट, इंस्पेक्शन आवर्स और परचेज, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर या वैल्यू ऑफ परचेज। मैं आपको एक एक चीज़ ऐसी इसलिए गो थ्रू करवा रही हूँ बिकॉज हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट आपको एटलीस्ट आप एक बार सुनोगे तो आपको ध्यान में आएगा। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।